आज हम लोग चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर पे ध्यान देंगे। जितने भी इसके लेक्चर थे, ऑलमोस्ट जितने जरूरत थे, वो सारे के सारे खत्म हो गए। सारे के सारे टॉपिक को भी अलग अलग से डिफाइन किया गया है, समझाया गया है। उसमें एक एक टॉपिक को बाय पार्ट समझाया गया है। अब जो टॉपिक पढ़ाया गया है तो क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व होना चाहिए। तो जितने चीज भी आपको पढ़ाया गया है, अगर आप सही से क्लास में मौजूद थे ध्यान देकर, तो आपको फिर क्वेश्चन आंसर ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगा। बस एक बार ध्यान देने की जरूरत होगा। और ऑब्जेक्टिव पर तो बिल्कुल ही रट्टा नहीं मारना है कभी भी। जो लेक्चर में से ही आएगा, दूसरा कहाँ से आएगा? देखते हैं हम लोग। जो चीज पढ़ाया गया है बस वो ध्यान में होना चाहिए। बाद बाकी हम इसका क्वेश्चन आंसर कराएंगे तो और भी कुछ ध्यान में आ जाएगा। क्वेश्चन आंसर आप लोग कर भी लिए होंगे, नोट्स दे दिया गया था। चलिए, पहला क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण बोले तो आईना, आईना, अपना आईना याद कीजिए। हाँ, नहीं है पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव? पहला यही है ना क्वेश्चन। आईना जो है, याद कीजिए, हम समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पढ़ाए थे वीडियो 3 या 4 के आसपास में, कि यह प्रतिबिंब आभासी होता है। आभासी होता है मतलब सीधा होता है। प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है, लेकिन पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। याद आ रहा है कुछ? अगर वास्तविक का बात कहे तो वास्तविक सिर्फ अवतल ही बनाता है, बाद बाकी उत्तल सिर्फ आभासी बनाता है, और समतल भी सिर्फ क्या बनाता है? आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है। आभासी का मतलब काल्पनिक होता है। इसके ऑप्शन में आता है, पहला ऑप्शन है वास्तविक, ये तो कभी नहीं होगा। दूसरा है काल्पनिक, तो यही होगा। काल्पनिक और आभासी दोनों एक ही चीज का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। परावर्तन का कोण होता है। परावर्तन का कोण याद कीजिए, ऐसे कुछ पढ़ाए थे, ऐसे, ऐसे, ऐसे। यहाँ पे परावर्तन कोण होता था, याद आ रहा है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब होता था। तो परावर्तन का कोण यही ना है, यही है। मतलब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते। खैर ये तो हम लोग यहाँ देखे, ऑप्शन क्या दे रहा है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। फिर पहला कह रहा है कि आपतित किरण और दर्पण के सतह के बीच का कोण। आपतित किरण तो में आएबे नहीं करेगा, पहला नंबर बात। परावर्तन कोण पूछा है तो परावर्तित किरण आ सकता है। दूसरा है आपतित किरण और दर्पण के सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। परावर्तित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण। घ परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण कौन होगा? घ परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण घ होगा, है कि नहीं? नेक्स्ट 3 नंबर आप लोग खुदे बता दीजिए। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम। 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 4 में आइए। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? ऑप्शन देखे बिना पहले अपना में सोचिए। वास्तविक प्रतिबिंब किस में बनता है? सिर्फ अवतल में बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब सिर्फ अवतल में बनता है। उत्तल तो सिर्फ आभासी बनाता है, और समतल भी आभासी ही बनाता है, अवतल बनाता है। पहला है समतल दर्पण, नहीं होगा। दूसरा है अवतल दर्पण, ये हो जाएगा। फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। तीसरा है उत्तल दर्पण, नहीं होगा। चौथा तीनों के दर्पण, तीनों कहां से बना देगा? हाँ, अगर कह सकता था वास्तविक के जगह आभासी रहता, तब तीनों द्वारा सही हो जाता, क्योंकि अवतल तीनों बनाता है। अवतल भी आभासी बनाता है, समतल भी आभासी बनाता है, और उत्तल भी आभासी बनाता है। लेकिन क्वेश्चन तो वास्तविक पूछा है, तो वास्तविक कौन बनाता है? अवतल।
नेक्स्ट क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? पहला है समतल, दूसरा है अवतल, तीसरा है उत्तल, चौथा है तीनों। तीनों आभासी तीनों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अगर यही रहता कि कौन सा दर्पण सिर्फ आभासी बनाता है, तब क्या होता? उत्तर, है कि नहीं? चाहे समतल रहता तो भी होता। नेक्स्ट 6 नंबर, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? उत्तल। वस्तु से छोटा, याद कीजिए उत्तल में तीने को प्रतिबिंब बनाता है, बहुत छोटा, छोटा, बराबर, ठीक है? तो छोटा बनाया। आभासी, तो उत्तल सिर्फ आभासी बनाता है। सर अवतल क्यों नहीं होगा? याद रखिएगा, अवतल जब भी आभासी बनाएगा वो बड़का बनाएगा, बड़का बनाएगा। कैसे से देखिए, ये भाई साहब, ये P था, F था, C था और अनंत था, है ना? यहां पर वो बराबर बनाता था, याद आ रहा है? वक्ता केंद्र पर बराबर प्रतिबिंब बनाता था। एकरा बाद तो बड़के ना बनाएगा, एकरा बाद फिर बड़का बनाता था, बड़े बड़का हो जाएगा ना? क्या? बराबर, बड़ा, बहुत बड़ा, बड़ा, बराबर। छोटा तो नहीं बनाया, ये कह रहा है छोटा। ये आभासी बनाता है, लेकिन ये प्रतिबिंब बड़ा बराबर बनाता है। यहां बड़ा हो जाता है, यहां बराबर हो जाता है। हमारा क्वेश्चन पूछा है छोटा, तो कौन होगा? उत्तल दर्पण, ठीक है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसके द्वारा, 7 नंबर है ना? 6 होगा, 7 होगा। निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिलता है? अवतल होना चाहिए आंसर इसका। देखिए तो आंसर क्या दिया है 7 का? अवतल ही होगा। देखो अवतल दर्पण का एक नियम होता है कि जब किसी बिंदु स्रोत से ही निकलता है ना, तो ये इसका किरण पुंज क्या होता है? समांतर हो जाता है। सर कैसे? याद कीजिए, हम फोकस पढ़ाए थे, तो ऐसे करके ऐसे किए थे। मान लीजिए कोई और भी आता तो फोकस से गुजरता, कोई और भी आता तो कहां से गुजरता? फोकस से गुजरता। तो ये बिंदु स्रोत से जब भी अगर इधर से लाइट अगर जाएगा तो फिर इधर से समांतर निकलेगा, है कि नहीं? यही बात पूछा है, उल्टा करके पूछ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही लोग बताइएगा, 8 नंबर, कहां पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनेगा? अनंत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधा होगा। यहां से देख लीजिए ना, यहां से यहां फोकस और यहां से यहां वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या कभी भी बड़का है, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। इतना बार इन पर है गया है कि नहीं? नेक्स्ट, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच है। कहाँ कहाँ है अवतल दर्पण में? फोकस और ध्रुव के माने में पहले ले लेते हैं। पक्का दर्पण के पीछे बनेगा क्या? और दर्पण के पीछे बनेगा बड़ा बनेगा, और क्या होगा? आभासी एवं सीधा होगा। अब चलिए क्वेश्चन ए से ज्यादा केनाऊ से नहीं पूछेगा, पहले देख लेते हैं। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब होगा, कहाँ होगा देखने दीजिए। वास्तविक, और वास्तविक का तो बातें नहीं होगा, ध्रुव आया हुआ है। आते हैं, ख नंबर भी वास्तविक है, हटाइए। ग नंबर आभासी और बड़ा टकरा गया, आभासी यहाँ बड़ा होता है तब ओकरा बाद बराबर होता है, तो आभासी और बड़ा। ग नंबर सही है कि नहीं है? 11 में आ जाए। किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब, याद रखिएगा आवर्धित का मतलब बड़ा होता है। को किताब में आपको आवर्धित लिखा हुआ है,
ब्रैकेट में वहां बड़ा लिख लीजिए। ये शब्द आएगा बार बार। आवर्धित उ कहेगा तो इसका मतलब आप समझिएगा बड़ा। आवर्धित का मतलब क्या समझना है? बड़ा। आवर्धित का मतलब बड़ा। अब आइए देखो, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु बिंब की स्थिति होती है, मतलब वस्तु कहाँ होती है। क्या क्या बनाया है? आभासी बनाया है, बड़ा बनाया है ये तो है। आभासी बनाता है, बड़ा बनाता है, फोकस और ध्रुव के बीच। देखो तो कहीं है? हाँ? घ नंबर है ना? हाँ, 12 बताइएगा। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। चालक के सामने बोलेगा ना तो ऊपर वाला कहाता है, ठीक है ना? आगे उत्तल लगा रहता है साइड मिरर के रूप में। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। जब भी होगा क आ खए में से होगा। वास्तविक तो बनाता ही नहीं है, तो क और ख पर देते हैं। काल्पनिक और उल्टा। ओ, ये तो हम एक चीज बताए थे आपको कि जब भी आभासी आएगा तो सीधा आएगा, तो ये तो सही है, छट गया। आभासी और सीधा होगा कि नहीं? ख आंसर। अगर आप लेक्चर में मौजूद थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। नेक्स्ट 14, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा, क्योंकि वो आभासी बनाता है। आभासी बनाया मतलब क्या बनाएगा? सीधा। तो हमेशा सीधा, ठीक है। 15 नंबर, दाढ़ी बनाने हजामती दर्पण ना। किस दर्पण का उपयोग होता है बताइए? हजामती दर्पण में अवतल का यूज होता है। नेक्स्ट 16, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। मतलब कहीं भी रख रहे हैं तो कैसा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है? सीधा। सीधा मतलब आभासी की वास्तविक। सीधा मतलब आभासी की वास्तविक। आभासी। इसका मतलब हमेशा सीधे प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब हमेशा आभासी बना रहा है। कौन सा प्रतिबिंब होगा? काला उत्तल नहीं हो सकता है। पर अब ऑप्शन देखेंगे। खैर, दर्पण हो सकता है समतल, समतल भी हमेशा आभासीय बनाता है। उत्तल, ये भी हमेशा आभासीय बनाता है। समतल तथा उत्तल तो ये सही होगा, है कि नहीं? अवतल आभासी बनाता है लेकिन हमेशा आभासीय नहीं बनाता है। उसका जगह चेंज कीजिएगा तो वास्तविक को बना देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संबंध F बराबर R/2 गोलीय दर्पण का रूल है, मतलब उत्तल और अवतल दोनों में होता है कि नहीं? पहला कह रहा है कि उत्तल दर्पण के लिए परंतु अवतल के लिए नहीं। भाई ऐसा थोड़े होगा। ग नंबर ठीक है, उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के दर्पणों के। कोई दिक्कत? हाँ, दिक्कत है। 18 आ जाए। 18 में किरण आरेख को चुनना है। पहला में देखिए, पहला में प्रधान अक्ष देवे नहीं किया है, सीधे किरण उल्टा पलटी लिया है। पहला में तो गलतिये बनैले हैं। पहला आपका ये है, इधर से कलर कर दिया है और ऐसे कर दिया है। इधर का किरण इधर कर दिया है, इधर का इधर कर दिया है। ये देखिए नहीं वाला, ये ऐसा कैसे हो सकता है? कोई चीज इधर आता तब ना लौट के इधर आता, चाहे इधरे जाता तो लौट के इधर आता, तो डायरेक्शन गलती दी है। तो ऑप्शन नंबर ए गलती हो गया। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ये कौन सा दर्पण है तय बताइएगा? कौन सा दर्पण है? उत्तल। ऐसे कैसे कर देगा? उत्तल दर्पण में डायरेक्ट थोड़े जाता है, जाता हुआ प्रतीत होता है। पहला नंबर बात, ये उत्तल है तो ये देखिए, ये किरण जब लौटेगा तो ऊपर भागेगा कि नीचे भागेगा? ये ऊपर भागता। इधर से काल्पनिक रूप से आता तो यहाँ एफ होता। ये क्या किया है? ये गड्ढा पर से नीचे भगा दिया, ये भी गया काम से।
सी नंबर देखिए, कौन सा दर्पण है, देखिए देखो, अवतल, ऐसे किया, ये इधर से लाया तो सही, अब बेहुदा सी से भगा दिया, यहां से टकरा के तो एफ से लग जाता क्या। अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है कि नहीं, वही ना, जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसको फोकस कर, यहाँ तो जिस बिंदु से होकर गुजर रहा है वो वक्ता केंद्र है, गलती है, डी नंबर। ऑप्शन देखिएगा, डी आंसर सही लग रहा है क्या। देखो, वक्ता केंद्र का एक नियम होता है, वक्ता केंद्र देखना बराबर प्रतिबिंब बनाता है, क्योंकि यह जिस रेखा से होकर एक किरण गुजरती है उसी रेखा से लौट जाती है। ऐसे अगर कोई किरण वक्ता केंद्र से जाएगा ना तो ऐसा ही लौट भी जाएगा, मतलब जैसे जाएगा वैसा ही आएगा, ये वक्ता केंद्र का नियम होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में ऐसा ही कुछ चित्र दिया होगा, ठीक है ना। 19 नंबर में आते हैं, एक गोलीय दर्पण द्वारा, गोलीय कह देगा मतलब आप दोनों दर्पण समझिएगा, उत्तल भी और अवतल भी। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन एम, आवर्धन याद कीजिए, आवर्धन में एगो चीज बताए थे, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हो और वस्तु की ऊंचाई h हो तो आवर्धन m बराबर h डैश बाई h। और एक और रूल पढ़ाए थे कि m बराबर माइनस v बाई यू, और एक और रूल पढ़ाए थे m बराबर v बाई यू। यहाँ से एगो क्वेश्चन बताए थे कि बच्चा m का ऋणात्मक मान मतलब माइनस v बाई यू का मतलब होता है कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, और उल्टा बन रहा है मतलब ऑटोमेटिक वास्तविक बन रहा है, और m का धनात्मक मान यह बताता है कि प्रतिबिंब जो है वास्तु के सापेक्ष सीधा है। यही तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है। अच्छा, मतलब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है बताओ, उल्टा कि सीधा, उल्टा बन रहा है। इसका अर्थ यह है कि क नंबर वस्तु से यह है कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है, छोटा बड़ा से हमारा मतलब नहीं है, वस्तु से बड़ा है, सीधा है, उल्टा है, ऋणात्मक है तो क्या होगा, उल्टा, उल्टा है। कोई दिक्कत, धनात्मक रहता तो सीधा। और ये तो आपका ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, अथी में भरने वाला में कोई बड़ा बात रहता नहीं है, देख लीजिएगा हो जाएगा। अति लघु में थोड़ा सा देख ले, पूरा क्वेश्चन आंसर आप किए होगा, और एक एक चीज हम बताए होंगे आपको। पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश किरण की कितनी परावर्तित किरण होगा। ए भाई, एगो गेस्ट आएगा तो एक गो ना जाएगा, एगो किरण आया तो एगो परावर्तित किरण होगा, 4 गो आता था 4 गो होता, 40 गो आता 40 गो जाता, जाएगा। मान लीजिए आपके घरे 4 गो गेस्ट आए, कई आदमी लौटे, मैक्सिमम 4 जाएगा, क्या जी, जितना आएगा उतने में जाएगा। नेक्स्ट 2 नंबर, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होती है। याद कीजिए, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ेगी तो जिस दिशा से आएगी उसी दिशा से वापस जाएगी, पढ़ाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण पर अभिलंब और आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होता है बताओ। आपतन, समतल दर्पण पर लंबवत आपतन के लिए परावर्तन कोण, समतल दर्पण पर लंबवत आपतित हुआ, लंबवत तो ऐसे आया तो ऐसा ही किया, तो परावर्तन कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। ये सारा चीज आपको लिखाया हुआ है, अब हम ज्यादा क्या बता, A to Z चीज आपको मिल जाएगा। और चले, अच्छा चलते हैं, कुछ और चलते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है बताइए, 2 नियम। 5 नंबर, समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है। समतल दर्पण में याद कीजिए हम पढ़ाए थे कि वस्तु दर्पण से जितना आगे होता है प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे होता है, मतलब जितना, मतलब मान लीजिए ये अगर आईना है, यहाँ अगर वस्तु है, यहाँ क्या है वस्तु, इतना ही पीछे जाएंगे प्रतिबिंब, होगा कि नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा प्रतिबिंब,
तो जितना वस्तु दूरी है उतना ही क्या है, प्रतिबिंब दूरी। तो वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों बराबर होता है। वस्तु दूरी बराबर होता है किसके, प्रतिबिंब दूरी का। ठीक है, नेक्स्ट। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 6 नंबर। 2 प्रकार के, एक अवतल और दूसरा उत्तल। 7, गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है। गोलीय दर्पण के बीचे बीच एक अक्ष गुजरता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष पर ही वक्ता केंद्र, फोकस, अनंत इत्यादि स्थित होते हैं। नेक्स्ट, अवतल दर्पण के फोकस की परिभाषा दे। अवतल दर्पण का फोकस मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है, चाहे ऐसे बोलिए, जब अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आती है तो वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। उत्तल दर्पण का भी फोकस आपको पढ़ाया था, है कि नहीं। आगे, गोलीय दर्पण की फोकस और उसकी वक्ता त्रिज्या में क्या संबंध है। फोकस और वक्ता त्रिज्या में क्या संबंध है। फोकस वक्ता त्रिज्या की आधी होती है, F बराबर R/2 पढ़ाया गया। ठीक है, नेक्स्ट। एक दर्पण का नाम बताए, 10 नंबर। एक दर्पण का नाम बताए जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब दे सके, बोलो। अवतल। सीधा तो उत्तल दे देता है, आवर्धित नहीं दे पाएगा। आवर्धित का मतलब क्या होता है, बड़ा। आवर्धित का मतलब बड़ा। और आभासी प्रतिबिंब चाहे समतल दर्पण अब बड़ा बनाता ही नहीं, समतल बराबर तक जाके रुक जाता है और उत्तल भी बराबर तक जाके रुक जाता है, बड़ा प्रतिबिंब कभी नहीं बनाता है। बड़ा बात आ गया मतलब वो अवतल ही बना सकता है, दूसरा कोई नहीं बना सकता। नेक्स्ट बताइए 11 नंबर। एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए। अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनाना है 2 जगह, या तो फोकस और ध्रुव के बीच या फिर ध्रुव पर, दोनों में वही बात होगा। नेक्स्ट, यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र पर रखी हो, मतलब सी पर रखा है, तो उसका प्रतिबिंब कहां और कैसा बनता है, बोलो। वर्ता केंद्र पर है तो वक्ते केंद्र पर बनेगा। प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा होगा, आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट, वो 14 नंबर बनाने वाला है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी और अवतल दर्पण से 15 बताएंगे, पढ़ाएंगे अलग से तब बताएंगे। यू और भी पढ़ाए थे ना, वस्तु दूरी यू, प्रतिबिंब दूरी भी और फोकस दूरी एफ को एक सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है जिसे हम लोग दर्पण सूत्र कहते हैं। दर्पण सूत्र में एफ और आर अवतल दर्पण में निगेटिव होता है और उत्तल दर्पण में पॉजिटिव होता है, उसके अकॉर्डिंग ये बनेंगे, तो ये अलग से पढ़ेंगे। नेक्स्ट बताओ तुम लोग 15 नंबर। अवतल दर्पण में किस दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए जिससे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो। कहां रखोगे, वक्ता केंद्र पर, है कि नहीं। नेक्स्ट, क्या गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, बोलो। क्या गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। गोलीय दर्पण में तो अवतल भी आ गया उत्तल भी आ गया, तो में सिर्फ काल्पनिक कहाँ बनता है, अवतल तो वास्तविक को बनाता है कि नहीं। नेक्स्ट, क्या एक उत्तल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। 17 नंबर। इतना देर, उत्तल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। उत्तल कहियो पर वास्तविक बाप जन्म नहीं बनाएगा, वो जब भी बनाएगा वो आभासी ही बनाएगा। नेक्स्ट 17, क्या एक उत्तल, ये तो हो गया। 18, अच्छा चलो तुम तब भी बता दोगे, 18 में कुछ नहीं है तब भी बता दोगे। एक दर्पण की फोकस दूरी -15 है, ये अवतल है कि उत्तल है। देखो f -15 है, ये हम बताए थे लेक्चर में। अवतल दर्पण में f और r निगेटिव होता है। 15 है इससे मतलब नहीं है, निगेटिव है तो अवतल की उत्तल, अवतल। 19 गोलीय दर्पण के आवर्धन की परिभाषा दे। आवर्धन हम पढ़ा चुके हैं पिछले लेक्चर में। आवर्धन
प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हो और वस्तु की ऊंचाई h है तो आवर्धन m बराबर h डैश बाई h। आवर्धन का एक रूल और होता है, m बराबर माइनस वी बाई यू और m बराबर प्लस वी बाई यू। आवर्धन में m का निगेटिव मान, ऋणात्मक मान यह बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा है, और धनात्मक मान यह बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा है। यही आवर्धन है। नेक्स्ट बताना, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 है, मतलब r दे दिया 20, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी तो आधा ना होता है, r 20 है तो फोकस दूरी 10 होगा क्या जी? नेक्स्ट, उत्तल दर्पण का एक उपयोग लिखे, बोलो। साइड मिरर में, गाड़ी के साइड मिरर में। नेक्स्ट, उस 23 नंबर, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करे जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है, बोलो। 32 है तो 16 हो जाएगा। नेक्स्ट, काल्पनिक प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं? मतलब आभासी प्रतिबिंब। याद कीजिए, हम प्रतिबिंब में पढ़ाए थे। आभासी प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, समतल दर्पण में आवर्धन m बराबर +1 का क्या अर्थ है? इसका मतलब m का मान पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब सीधा है। आवर्धन m में धनात्मक मान यह बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा है, और 1 का मतलब होता है सेम डिस्टेंस। और साथ ही साथ चाहे समतल दर्पण दिया है ना, तो समतल दर्पण में हमेशा वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी बराबर होता है, बराबर होता है। और चूंकि यह दर्पण समतल है इसलिए इसमें वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों क्या होगा? बराबर होगा। नेक्स्ट, एक गोलीय दर्पण जिसका वक्रता केंद्र C है, ये चित्र बनाने वाला है। 27 नंबर, अवतल दर्पण के कोई दो उपयोग, अजामती दर्पण, गाड़ी का हेडलाइट, सौर लाइट, डॉक्टर द्वारा आंख कान मुंह जांच में, इस सब में क्या होता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है। लघु भी चले, देख लेते हैं एक बार, बोलेंगे नहीं। एक नंबर, अपसारी, समांतर और अभिसारी शुरू में पढ़ा चुके हैं। 2 नंबर, पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी पढ़ा चुके हैं। 3 नंबर, प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ा चुके हैं। 4 नंबर, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर पढ़ा चुके हैं। 5, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की किन्हीं 3 विशेषताएं, 5 पढ़ाए हैं, इनमें 3 पूछ रहा है। नेक्स्ट, अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धसा होता है, उत्तल का उठा होता है। अवतल आभासी और वास्तविक दोनों बनाता है, उत्तल सिर्फ आभासी बनाता है कि नहीं? अवतल वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब भी बनाता है, लेकिन उत्तल अपने से बड़ा प्रतिबिंब कभी नहीं बना सकता है। यही सब है। नेक्स्ट, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या से आपका क्या तात्पर्य है? गोलीय दर्पण वक्रता त्रिज्या उसके मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु है जो फोकस दूरी से दुगनी होती है। आप क्वेश्चन पढ़ते जाइए, एक भी ऐसा नहीं है जो नहीं पढ़ाया गया है। सिर्फ नहीं पढ़ाया गया है तो वो न्यूमेरिकल है, जो मैथ टाइप है, जो अलग से पढ़ाया गया है। कोई दिक्कत है आप लोगों को? यही तक रहने दीजिए। आज चैप्टर नंबर 1 फाइनल रूप से क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है।